मतला मतला भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तलू होने की जगह। गज़ल और कसीदा का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया हों, ज़ेब गज़ल या नकीब गज़ल भी इसको कहते हैं और ये मतला भी कहलाता है। यानी मारूज़ी के अंदर ये पॉइंट आ सकता है कि मतला किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो मतला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तलू होने की जगह क्या कहलाता है, तो तलू होने की जगह दरअसल मतला कहलाता है। गज़ल के अलावा मतला और कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन में आ सकता है कसीदा, मसनवी है, मरसिया है, तो आपने कहना है कसीदा। ये पहला शेर है जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। हम देखते हैं कि जब भी हम कोई गज़ल पढ़ते हैं तो उसका जो पहला शेर होता है वो तो हम रदीफ़ और हम काफ़िया होता है। बाकी जितने शेर होते हैं तो उसका दूसरा मिसरा तो हम काफ़िया या हम रदीफ़ होता है, लेकिन पहला मिसरा अलग होता है। तो इसलिए ये ज़हन में रखना है, यानी दो चीज़ें हैं इसके लिए, एक तो ये गज़ल का पहला शेर होगा और दूसरा ये हम रदीफ़ और हम काफ़िया भी होगा, यानी हम रदीफ़ और हम काफ़िया भी होगा। इसको ज़ेब गज़ल कहते हैं, यानी गज़ल की खूबसूरती भी कहते हैं, और नकीब गज़ल यानी जहाँ से गज़ल का आगाज़ होता है, जहाँ से गज़ल की इब्तदा होती है, वो दरअसल नकीब कहलाते हैं। हुस्न मतला क्या है, ये मरूज़ी में अक्सर आ जाता है कि मतला की तर्ज पर दूसरा शेर हुस्न मतला कहलाता है। इसको मतला सानी भी कहते हैं, लेकिन आपने जहन में रखना है कि पेपर के अंदर अगर ये सवाल आ जाए कि मतला की तर्ज का दूसरा शेर क्या कहलाता है और ऑप्शन में मौजूद हो हुस्न मतला और मतला सानी, तो फिर आपने हुस्न मतला ही दुरुस्त करना है। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर हुस्न मतला मौजूद नहीं है लेकिन मतला सानी मौजूद है, तो फिर आप मतला सानी भी इसको कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप हुस्न मतला ही इसको कहेंगे कि मतला की तर्ज पर दूसरा शेर हुस्न मतला ही कहलाता है। जैसे कि हमारे सिलेबस के अंदर मोमिन ख़ान मोमिन की जो दूसरी गज़ल है, तो उस गज़ल को हम जब देखते हैं तो उसमें दो मतले इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें मतला भी है और उसके अंदर हुस्न मतला भी है। तो मतला के हवाले से ये चंद चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ या हम काफ़िया होते हैं, नकीब गज़ल किसे कहते हैं, ज़ेब गज़ल किसे कहते हैं, और मतला की तर्ज पर दूसरा शेर क्या कहलाता है। हाँ, एक बात जहन में रखनी है कि मतला की मिसाल तो दी जा सकती है, लेकिन हुस्न मतला का कोई शेर पेपर में नहीं आएगा, वो सिर्फ इतना ही पूछेगा कि मतला की तर्ज पर दूसरा शेर क्या कहलाता है। आखिरी इस्तिलाह जो हमारे पास मौजूद है शेरी इस्तिलाहात में, तो वो है मक्ता। मक्ता भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसका मतलब है काट देने की जगह। ये कता से माखज़ है, यानी मक्ता में से अगर मीम हटा दी जाए तो ये कता बनता है, यानी काट देने की जगह, ख़त्म कर देने की जगह। लेकिन मारूज़ी आपने हमेशा यही दुरुस्त करनी है, काट देने की जगह। ये गज़ल और कसीदे का आखिरी शेर होता है जिसमें शेर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। आमतौर पर हम देखते हैं जैसे मीर तकी मीर की पहली गज़ल का मक्ता है कि टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिराग सहरी का, तो उसमें मीर तकी मीर ने अपना नाम इस्तेमाल किया है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तो ऐसा शेर जिसमें शेर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे और वो आखिरी शेर भी हो, तो वो मक्ता कहलाता है। यानी ये दो चीज़ें उसमें ज़रूरी हों कि एक तो आखिरी शेर और दूसरा उसमें शेर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करे। अगर इनमें से एक भी कमी है कि आखिरी शेर नहीं है लेकिन तखल्लुस है, तो वो मक्ता नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से अगर वो आखिरी शेर है और उसमें तखल्लुस नहीं है, तो फिर भी वो मक्ता नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए मरूज़ी आ जाती है कि आखिरी शेर जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल ना करे वो क्या कहलाएगा। तो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे वो आखिरी शेर ही कहलाएगा, वो मक्ता नहीं कहलाएगा। यानी मक्ता के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है कि वो आखिरी शेर भी हो और साथ साथ उसके अंदर तखल्लुस का भी इस्तेमाल हो, तो तब हम उसको मक्ता कहेंगे, वरना फिर वो आखिरी शेर ही कहलाएगा। ये आ सकता है पेपर के अंदर कि क्या मक्ता आखिरी शेर के अलावा यानी क्या और किसी शेर में इस्तेमाल हो सकता है, यानी तीसरा चौथा शेर मक्ता हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि इसकी तो दो ही निशानी है कि ये हर हाल में आखिरी शेर होगा और इसमें तखल्लुस भी होगा। तो शेरी इस्तिलाहात के मुतल्लिक ये चार इस्तिलाहात बुनियादी हैं, कुछ हमने ज़िमनी भी पढ़ी हैं जैसे कि हुस्न मतला है, या हमने मुरद्दिफ़ पढ़ा या गैर मुरद्दिफ़ पढ़ा। बाकी बुनियादी तौर पर आपको ये चार इस्तिलाहात अच्छे से तैयार करनी होती हैं, एक रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता। तो 5 नंबर के MCQs कसीरुल इंतखाबी सवालात, ये जिसको हम मारूज़ी कहते हैं, 4 ऑप्शन वाली जो मारूज़ी है, तो 5 नंबर के MCQs शेरी इस्तिलाहात में से ही पेपर के अंदर आते हैं। तो इसको नोट कर लें। और अगर आपको
اس کا کنسیپٹ یاد ہو گیا ہے، یعنی ردیف کیا ہے، مطلع کیا ہے، قافیہ کیا ہے، مقطع کیا ہے، تو پھر شعر چاہے کہیں سے بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تو اس میں سے تلاش کرنا ردیف یا قافیہ وہ انتہائی آسان ہے۔ امید ہے کہ آپ کو شعری اصطلاحات کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم فرسٹ ایئر کے گرامر کا دوسرا حصہ یعنی ادبی اصطلاحات کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔